सीरियसली, सोचिए आप भारत में किसी पुराने मंदिर के पास से गुजर रहे हैं, हजारों साल पुराना, और सोचें इन दीवारों में क्या कहानियां बंद हैं। हाँ, मतलब उस समय लोग लाइफ यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते होंगे, जिसने उन्हें इतने मैसिव, इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर्स बनाने पर मजबूर किया। बिल्कुल। तो चलो आज हम लोग एक जर्नी पे चलते हैं टू अनपैक एग्जैक्टली दैट। साउंड्स फैसिनेटिंग। ओके, तो ये रहा हमारा लर्निंग मैप। हम 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये एक्चुअली यूपीएससी मेंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। इनसे हमें समझने में मदद मिलेगी कि कैसे इंडियन फिलॉसफी, ट्रेडिशंस और अलग-अलग किंगडम्स ने इंडिया की अमेजिंग आर्ट और आर्किटेक्चर को शेप किया। अच्छा, क्या-क्या देखेंगे हम? हम देखेंगे 1. कैसे फिलॉसफी ने मॉन्यूमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। 2. चंदेला आर्ट की यूनिक एनर्जी। 3. पल्लवास का साउथ इंडियन आर्ट और लिट में रोल। 4. चोलास की ऑसम अचीवमेंट्स। हाँ। 5. सुल्तानत पीरियड के टेक चेंजेस। 6. गुप्ता और चोला कॉन्ट्रीब्यूशंस हेरिटेज के लिए। 7. पाला पीरियड और बुद्धिज्म का कनेक्शन। 8. गुप्ता कॉइन्स आर्ट मास्टरपीसेस क्यों थे। और आखिर में? 9. चोला आर्किटेक्चर को पीक क्यों माना जाता है। रेडी? एब्सोल्युटली। चलो शुरू करते हैं। 1. आइडियाज इन स्टोन, फिलॉसफी शेपिंग मॉन्यूमेंट्स। यूपीएससी क्वेश्चन 2020. Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. Discuss broad micro-theme, kingdoms and highlights. ऑलराइट, पहला सवाल। बेसिकली ये क्वेश्चन इस बारे में है कि कैसे डीप आइडियाज मतलब इंडियन फिलॉसफी और ट्रेडिशंस जैसे धार्मिक प्रिंसिपल्स या कॉस्मोस के बारे में आइडियाज सिर्फ किताबों में बंद नहीं थे। हाँ, वो एक्चुअली एक तरह से ब्लूप्रिंट्स की तरह काम करते थे बिल्डिंग्स और आर्ट को डिजाइन करने के लिए, एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न एरा तक। अच्छा, तो मतलब बिल्डिंग ब्लॉक सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं थी, आइडियाज भी थे। कूल है ना? एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल वास्तुशास्त्र को लीजिए, ये एक एंशिएंट आर्किटेक्चरल साइंस थी, एक तरह की कॉस्मिक रूल बुक बिल्डिंग्स के लिए। इसमें कॉन्सेप्ट्स यूज होते थे जैसे मंडाला, जो एक कॉस्मिक मैप या डायग्राम जैसा होता है, हाँ, सुना है मैंने मंडाला के बारे में। और वास्तुपुरुषा, जो एक कॉस्मिक बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। ये गाइड करते थे कि टेम्पल्स कैसे बनेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स कोणार्क सन टेम्पल और मशहूर खजुराहो टेम्पल्स इसी से इंस्पायर्ड हैं। वाओ, मतलब अपना घर यूनिवर्स के मैप के हिसाब से डिजाइन करना, अमेजिंग। बिल्कुल। और सोचिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी, स्तूपास का जो सर्कुलर शेप है या सांची स्तूपा जैसे गेटवेज पर जातका टेल्स बनी हैं। हाँ, वो बुद्धा की लाइफ स्टोरीज। एग्जैक्टली, वो बुद्धा की एनलाइटमेंट जर्नी दिखाते हैं। या फिर हिंदू कॉस्मोलॉजी में मंदिरों की ऊंची स्ट्रक्चर, जैसे वर्टिकल एलिवेशन कहते हैं, वो माउंट मेरू यानी कॉस्मिक माउंटेन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे थंजावुर का बृहदेश्वरा टेम्पल। अच्छा, ये तो बहुत डीप मीनिंग है। और रसा थ्योरी, आर्ट में इमोशंस, क्लासिकल इंडियन एस्थेटिक्स की जो 9 इमोशनल स्टेट्स हैं, नवरसाज, वो स्कल्पचर्स में जान डाल देती हैं, जैसे एलिफेंटा और अजंता केव्स की मूर्तियों में दिखता है। सिंबलिज्म भी तो है, जैसे कमल का फूल प्योरिटी दिखाता है। बिल्कुल। लोटस फॉर प्योरिटी, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जैसे कुतुब मीनार या ताजमहल में दिखते हैं, उनके सेक्रेड मीनिंग्स हैं। और जब डिफरेंट रिलीजन्स मिले तो इंडो सारासेनिक स्टाइल बना, जैसे कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इस पे। 1. वास्तुशास्त्र के कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स टेम्पल कंस्ट्रक्शन को शेप करते थे बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। क्विक आंसर। टेक्स्ट के अनुसार 2 मेन कॉन्सेप्ट्स थे, मंडला कॉस्मिक डायग्राम और वास्तुपुरुषा कॉस्मिक बीइंग। 2. व्हाट डज द सर्कुलर शेप ऑफ अ बुद्धिस्ट स्तूपा लाइक सांची स्तूपा ऑफन सिंबलाइज अकॉर्डिंग टू द आंसर। क्विक आंसर। आंसर बताता है कि सर्कुलर शेप एनलाइटमेंट के पाथ को सिंबलाइज करता है, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। 3. हाउ डिड द रासा थियोरी इन्फ्लुएंस कल्चर्स। थोड़ा सोच लो। क्विक आंसर। रासा थियरी, जो 9 इमोशनल स्टेट्स नवरसास पर फोकस करती है, उसने स्कल्प्टर्स को हेल्प किया कि वो मूर्तियों में डीप इमोशंस और एक्सप्रेशंस ला सकें, जिससे फिगर्स जीवंत लगें, जैसे अजंता या एलिफेंटा केव्स में। तो अगली बार जब कोई पुराना मॉन्यूमेंट देखें, रुकिए और सोचिए इसके डिजाइन में कौन से आइडियाज छिपे हैं। सोचो जरा। इन शॉर्ट, इंडियन फिलॉसफी सिर्फ सोच विचार नहीं थी, उसने फिजिकली इमारतों और कला को शेप दिया, जिसमें वास्तुशास्त्र, कॉस्मोलॉजी और रासा थियरी जैसे आइडियाज पत्थर में नजर आते हैं। 2. स्टोन अलाइव, द एनर्जी ऑफ चंदेला स्कल्पचर्स। अब बात करते हैं चंदेला आर्ट की। क्या कमाल की एनर्जी है उसमें। यूपीएससी क्वेश्चन 2025, द स्कल्प्टर्स फिल द चंदेला आर्ट फॉर्म विद रेजिलिएंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ। इल्यूसिडेट, ब्रॉड माइक्रो थीम, किंगडम्स एंड हाइलाइट्स। हाँ, ये स्टेटमेंट काफी पोएटिक है। ये चंदेला आर्ट के बारे में है, स्पेशली जो स्कल्पचर्स खजुराहो टेम्पल्स में मिलते हैं, करीब 10th 12th सेंचुरी के। रिजिलिएंट विगर का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, डायनामिज्म, जैसे पावर से भरपूर। और ब्रेथ ऑफ लाइफ? उसका मतलब है कि आर्ट सिर्फ भगवानों को नहीं दिखाती, बल्कि सब कुछ कैप्चर करती है, डेली लाइफ, इमोशंस, पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस। आइडिया यह है कि स्कल्प्टर्स ने पत्थर में जान डाल दी। पर ये किया कैसे उन्होंने? सबसे पहले तो टेक्निकल मास्टरी। उन्होंने पास की पन्ना खदानों से एक स्पेशल बफ और पिंक सैंडस्टोन इस्तेमाल किया। ये पत्थर सुपर डिटेल कार्विंग के लिए परफेक्ट था।
जरा सोचिए, अकेले कंदरिया महादेवा टेम्पल पर 900 से ज्यादा स्कल्पचर्स हैं 900 से ज्यादा, वाओ। और उन्होंने हाई रिलीफ टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे फिगर्स ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर से बाहर निकल रहे हों। ज्वेलरी, कपड़े, मसल्स की डिटेल्स, बस कमाल है। सोचिए, हार्ड स्टोन से कपड़ों की डेलिकेट फोल्ड्स या हार के छोटे छोटे मोती कार्व करना, ये मास्टरी है। इनक्रेडिबल स्किल। और विगर कैसे दिखता है? मूर्तियां डायनामिक पोजेस में हैं, जैसे त्रिभंगा पोज, जो एनर्जी दिखाती हैं। गॉड्स, वॉरियर्स, डांसर्स, सब में मस्कुलर स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी दिखती है। पत्थर की रिजिडिटी जैसे गायब हो जाती है। और हाँ, फेमस इरोटिक स्कल्पचर्स मिथुनास, हाँ, वो फर्टिलिटी को सिंबलाइज करती है ना। बिल्कुल, फर्टिलिटी और लाइफ की कॉस्मिक क्रिएटिव फोर्स को। तो ये विगर दिखाता है, और ब्रेथ ऑफ लाइफ। सिर्फ भगवान विष्णु, शिवा, देवी ही नहीं, बल्कि कोर्ट लाइफ, म्यूजिशियंस, डांसर्स, डेली एक्टिविटीज, पूरा मिडीवल समाज दिखता है। नवरासाज यानी 9 इमोशंस चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होते हैं। नेचर जैसे पेड़ पौधे, जानवर, वो भी आर्ट का हिस्सा है। अच्छा, मतलब सिर्फ रिलीजियस नहीं था। नहीं, इसमें हिंदू और जैन आइकोनोग्राफी का ब्लेंड भी है। तांत्रिक फिलॉसफी भी इंटीग्रेट की गई है। टेम्पल्स खुद कॉस्मिक माउंटेन्स की तरह हैं, जिन पर डिवाइन स्टोरीज कही गई हैं। चलिए, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस। 1. What material did Chandela sculptors use and why was it suitable according to the text? क्विक आंसर। टेक्स्ट कहता है कि उन्होंने पन्ना की खदानों से बफ और पिंक सैंडस्टोन यूज किया, क्योंकि इससे इंट्रिकेट कार्विंग और फाइन डिटेलिंग संभव थी। 2. How is resilient vigor shown in Chandela sculptures? Give an example based on the text. क्विक आंसर। ये डायनामिक पोस्चर्स जैसे त्रिभंगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ के डिपिक्शन और मिथुनाज, जो लाइफ की क्रिएटिव फोर्स को सिंबलाइज करते हैं, में दिखता है। बेसिकली पत्थर में एनर्जी और मूवमेंट। 3. Why wasn't Chandela art limited only to religious themes? अब बताओ। क्विक आंसर। क्योंकि जैसा टेक्स्ट बताता है, इसका एम ब्रेथ ऑफ लाइफ को कैप्चर करना था। मिडीवल सोसाइटी, कोर्टली लाइफ, डेली एक्टिविटीज, इमोशंस, नवारासाज और नेचर को दिखाना, सिर्फ डेटीज को नहीं। इमेजिन कीजिए उस समय के स्कल्प्टर को पत्थर के ब्लॉक को देखकर उसमें छुपी डांसिंग फिगर या इमोशन को विजुअलाइज करना। कमाल की स्किल। सोचो जरा। इन शॉर्ट, चंदेला आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये पत्थर है जिसे जिंदा कर दिया गया है। एनर्जी, मूवमेंट और ह्यूमन और डिवाइन एक्सपीरियंस के पूरे स्पेक्ट्रम से भरपूर। रॉक स्टार्स ऑफ साउथ इंडियन आर्ट एंड लिट। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, पल्लवास से मिलने। The Pallavas of Kanchi. UPSC question 2024. Estimate the contribution of the Pallavas of Kanchi for the development of art and literature of South India. Broad micro theme, kingdoms and highlights. तो पल्लवास, जिन्होंने कांची से करीब 275 से 897 सीई तक रूल किया, वो साउथ इंडियन आर्ट और लिटरेचर के लिए पायनियर्स या ट्रेंड सेटर्स जैसे थे। हाँ, वो आर्ट के बहुत बड़े पेट्रन्स थे। हाँ, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने रॉक कट आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाने तक का ट्रांजिशन मैनेज किया। मतलब चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने से लेकर अलग अलग ब्लॉक से मंदिर बनाने तक का सफर। अच्छा, और इसने द्रविडियन स्टाइल की नींव रखी। एग्जैक्टली, इसने बाद में आने वाले फेमस द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की फाउंडेशन रखी। उनके अर्ली वर्क को देखिए, महाबलीपुरम में अमेजिंग रॉक कट आर्किटेक्चर। वहाँ केव टेम्पल्स हैं जिन्हें मंडपम्स कहते हैं, और वो सुपर यूनिक रथास, पूरे मंदिर एक ही मैसिव रॉक से काव किए हुए। हाँ, वो पंचरथास देखे मैंने पिक्चर्स में। फिर उन्होंने अगला कदम उठाया स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के साथ, जैसे महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे बना खूबसूरत शोर टेम्पल, या उनकी कैपिटल कांचीपुरम का ग्रैंड कैलासनाथ टेम्पल। इन मंदिरों में विमाना और मंडपा जैसे एलिमेंट्स दिखते हैं। इमेजिन कीजिए, एक मंदिर जो बनाया नहीं गया बल्कि एक ही विशाल पत्थर से तराशा गया है। पल्लवा मैजिक। और स्कल्पचर, महाबलीपुरम का डिसेंट ऑफ गंगा दुनिया का सबसे बड़ा बैस रिलीफ माना जाता है। उनके स्कल्पचर्स नैरेटिव पैनल्स में कहानियां कहते थे, जैसे रामायण महाभारता की। पोर्ट्रेट स्कल्पटिंग में भी इनोवेटिव थे। लिटरेचर का क्या? पल्लवा किंग्स खुद स्कॉलर थे। महेंद्र वर्मन वन ने संस्कृत में मत्ताविलासा प्रहासना नाम का प्ले लिखा। उन्होंने तमिल पोएट्स को भी सपोर्ट किया, जैसे संगम लिटरेचर के पोएट्स। और कांचीपुरम में घाटिकास खोले, एजुकेशनल सेंटर्स था कांची। लर्निंग हब था कांची। वाह, मतलब आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सब कुछ। हाँ, और पेंटिंग स्टाइल, फ्रेस्कोज, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम और म्यूजिक कर्नाटिक को भी बढ़ावा दिया। ब्रॉन्ज कास्टिंग में भी एक्सपर्ट थे। ओके, अब क्वेश्चंस लेते हैं। 1. What was the main architectural transition initiated by the Pallavas based on this text? क्विक आंसर, टेक्स्ट हाईलाइट करता है उनका ट्रांजिशन रॉक कट आर्किटेक्चर, केव टेम्पल्स, रथास से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाने की तरफ, जिसने ड्रिविडियन स्टाइल के लिए स्टेज सेट किया। 2. Give 2 examples of how the Pallavas supported literature. याद रखना। क्विक आंसर, उन्होंने संस्कृत जैसे किंग महेंद्र वर्मन आये का प्ले मैटाविलासा प्रहासना और तमिल लिटरेचर संगम पोएट्स को सपोर्ट करके दोनों को प्रमोट किया, और कांचीपुरम में एजुकेशनल सेंटर्स घाटिकास एस्टेब्लिश किए। 3. Why is the descent of Ganga relief significant? समझे? क्विक आंसर, आंसर के अनुसार ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा बैस रिलीफ स्कल्पचर माना जाता है, जो महाबलीपुरम में है।
और पालावर्स की इनक्रेडिबल स्किल दिखाता है नैरेटिव स्कल्पचर में। जरा सोचिए, एक रथा को एक ही चट्टान से तराशने में कितनी स्किल लगी होगी। खुद एक छोटा सा रथा डूडल करने की कोशिश कीजिए, सोचो जरा। इन शॉर्ट, द पल्लवास साउथ इंडियन आर्ट के लिए फाउंडेशनल थे, रॉक कट वंडर्स से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स तक का सफर तय करते हुए, और लिटरेचर, पेंटिंग, डांस और म्यूजिक के भी मेजर सपोर्टर्स थे। द टाइटन्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट अप, द माइटी चोलास। लोग आज भी उन्हें गर्व से याद करते हैं, स्पेशली उनके मंदिरों के लिए। हाँ, चोलास का नाम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ऊंचा है। UPSC question 2014. Though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. Comment. Broad micro theme, kingdoms and highlights. तो ये गर्व क्यों? The Cholas, जिन्होंने करीब 848-1279 CE तक रूल किया, ने बेसिकली ड्रिविडियन टेम्पल स्टाइल जिसे पल्लवास ने शुरू किया था, उसे परफेक्ट किया, एकदम उसकी पीक पर ले गए। उनके मंदिर मैसिव हैं, मजेस्टिक हैं, और उनके ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स तो वर्ल्ड फेमस हैं। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। उनका मेन फोकस था आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स। उन्होंने ड्रिविडियन स्टाइल को परफेक्ट किया। इसकी की फीचर्स थीं सुपर टॉल पिरामिड शेप्ड टावर्स जिन्हें विमानास कहते हैं, ग्रैंड गेटवे टावर्स जिन्हें गोपुरम्स कहते हैं, बड़े हॉल्स जिन्हें मंदपास कहते हैं, और सतहें जो डिटेल स्कल्पचर से ढकी होती थीं। और इसका सुपरस्टार एग्जाम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल थंजावुर में, जो करीब 1010 CE में बना। इसका विमाना 66 मीटर्स ऊंचा है। 66 मीटर्स! ये तो आज की 20 मंजिला बिल्डिंग जैसा हुआ, वो भी 1000 साल पहले। एग्जैक्टली। और सोचिए, उस मैसिव कैपस्टोन को जिसका वजन करीब 80 टन था, उसे चोटी पर रखने के लिए कैसी इंजीनियरिंग लगी होगी। यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहता है फॉर अ रीजन। गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल भी उतना ही इंप्रेसिव है। आर्ट का क्या? चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, स्पेशली नटराजा डांसिंग शिवा, मेटल कास्टिंग का जेनिथ है। वो लॉस्ट वैट्स टेक्निक यूज करते थे। बृहदेश्वरा टेम्पल की दीवारों पर ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग्स भी हैं। और उन्होंने तमिल लिटरेचर को भी सपोर्ट किया, जैसे शकीलार का पेरिया पुराणम। और उनका कल्चरल इम्पैक्ट? उन्होंने वेल प्लान टाउन्स बनाए, एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप किए। टेम्पल सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वो लर्निंग, आर्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स थे। यूनेस्को ने उनके 3 टेम्पल्स को ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स माना है। उनका इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया तक फैला। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। 1. What are 2 key features of Chola temple architecture mentioned in the text? क्विक आंसर। आंसर इशारा करता है टॉल पिरामिडल विमानास, मेन टावर्स और मैजेस्टिक गोपुरम्स, गेटवे टावर्स की तरफ, की फीचर्स के रूप में। 2. What is considered the most famous artistic achievement of the Chola period? याद रखना। क्विक आंसर। टेक्स्ट साफ तौर पर चोला ब्रॉन्ज कल्चर्स को आइडेंटिफाई करता है, स्पेशली आइकॉनिक नटराजा फिगर्स जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है। 3. Why were Chola temples more than just religious buildings? थोड़ा सोच लो। क्विक आंसर। सोर्स के मुताबिक वो लर्निंग, आर्ट्स जैसे डांस और म्यूजिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लैंड मैनेज करना, एम्प्लॉयमेंट देना और सोशल गैदरिंग्स के वाइटल सेंटर्स भी थे, जो उन्हें कम्युनिटी का हार्ट बनाते थे। सोचिए जरा, वो 66 मीटर का बृहदेश्वरा टेम्पल बिना मॉडर्न क्रेन्स के बनाना, वो भारी पत्थर ऊपर कैसे ले गए होंगे? माइंड बॉगलिंग इंजीनियरिंग। सोचो जरा। इन शॉर्ट, द चोलास द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के पिनाकल को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स जैसे बृहदेश्वरा के साथ ब्रॉन्ज कास्टिंग में मास्टरी, स्पेशली नटराजा, और ऐसे टेम्पल्स बनाकर जो कल्चर और इकोनॉमी के वाइब्रेंट हब्स थे। 5. न्यू टेक, न्यू इंडिया, सल्टनेट इनोवेशंस। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग फेज था। UPSC question 2023. What were the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did those technological changes influence Indian society? Broad micro theme, kingdoms and highlights. तो जब दिल्ली सल्तनत पावर में आया 1206 to 1526 CE, वो अपने साथ तुर्को अफगान और पर्शियन कल्चर्स के इन्फ्लुएंसेस लाए। इससे इंडिया में कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, मिलिट्री में, फार्मिंग में, बिल्डिंग में, टेक्सटाइल्स में, यहाँ तक कि मेटल वर्क में भी। और ये सिर्फ छोटे-मोटे चेंजेस नहीं थे, इन्होंने सच में इंडियन सोसाइटी को रीशेप किया। जैसे मिलिट्री टेक को देखें, एक बड़ा चेंज था कैवलरी वॉरफेयर पर फोकस। घोड़ों पर लड़ने वाले सैनिक, स्पेशली स्किल्ड माउंटेड आर्चर्स, उन्होंने कंपोजिट बोस जो ज्यादा पावरफुल थे, स्टिरप्स, घोड़े पर बेहतर कंट्रोल के लिए, और चेन मेल आर्मर जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की। हाँ, और किलों पर हमला करने के लिए सीज इंजन्स जैसे कैटापल्ट्स का भी इस्तेमाल किया। गन पाउडर के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू हुए। इसका इम्पैक्ट घोड़ों पर डिपेंड करने वाली आर्मीज डोमिनेंट हो गईं, सेंट्रलाइज्ड आर्मीज बनी। और इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर में एक की इंपोर्ट था पर्शियन व्हील, राहत, एक क्लेवर डिवाइस जिससे जानवरों की मदद से कुओं से पानी ज्यादा एफिशिएंटली निकाला जा सकता था। इसने फार्मिंग को बूस्ट दिया। नई कनाल्स और स्टेपवेल्स भी बने। न्यू क्रॉप्स भी आए, जैसे स्पिनच, सिट्रस फ्रूट्स। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ज्यादा खाना, साल में ज्यादा फसलें, जिससे दिल्ली जैसे शहरों को ग्रो करने में मदद मिली। इमेजिन कीजिए, खेतों को इस नई व्हील टेक्नोलॉजी से आसानी से पानी मिलते देखना सदियों के मुश्किल तरीकों के बाद। आर्किटेक्चर में भी तो बदलाव आए। ट्रू आर्चर्स, डोम्स। बिल्कुल, ट्रू आर्चेस,
डोम्स, वॉल्स, लाइम मॉर्टर का यूज करके स्लेंडर मिनरेट्स, जालीज लेटर वर्क, एराबेस्क डिजाइन, कैलीग्राफी का इंट्रोडक्शन हुआ। एग्जाम्पल कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा। इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडो इस्लामिक स्टाइल बना, कल्चरल हेरिटेज एनरिच हुआ। टेक्सटाइल्स में भी स्पिनिंग व्हील चरखा से यान प्रोडक्शन बढ़ा, सेंट्रल एशिया से नई डाइंग टेक्निक्स आई। इम्पैक्ट कॉटन सिल्क वीविंग बढ़ी गुजरात बंगाल में। इंडियन टेक्सटाइल्स ग्लोबली फेमस हुए, ट्रेड बढ़ा। मेटलर्जी में भी बेटर आयन स्मेल्टिंग टेक्निक्स आई। और हाँ, पेपर मेकिंग टेक सेंट्रल एशिया से आई, लाइब्रेरीज मदरसास बने, लिटरेसी बढ़ी, नॉलेज प्रिजर्वेशन हुआ। Okay, questions time. 1. What was a major change in military technology during the Sultanate period mentioned in the text? क्विक आंसर, टेक्स्ट कैवलरी वॉरफेयर के इंट्रोडक्शन और डोमिनेंस को हाईलाइट करता है, जिसमें हॉर्सेस, माउंटेड आर्चर्स, कॉम्पोजिट बोज और स्टिरप्स का यूज शामिल है। 2. What was the impact of the Persian wheel, Rahat, on agriculture? अब बताओ। क्विक आंसर के अनुसार इसने इरिगेशन एफिशिएंसी इंप्रूव की, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और मल्टी क्रॉपिंग बढ़ी और अर्बनाइजेशन और ट्रेड को सपोर्ट मिला। 3. Name 2 architectural techniques introduced during the Sultanate period based on the source. क्विक आंसर, टेक्स्ट ट्रू आर्चेस और डोम्स के वाइड स्प्रेड यूज का जिक्र करता है, स्ट्रॉन्ग लाइम मॉर्टर यूज करके, साथ ही स्लेंडर मिनरेट्स और जालीज, लेटिस वर्क जैसे फीचर्स का भी। ये फैसिनेटिंग है कि कैसे स्पिनिंग व्हील, चरखा जैसी सिंपल चीज जो तब इंट्रोड्यूस हुई ने टेक्सटाइल प्रोडक्शन और ट्रेड को कितना बूस्ट दिया होगा। सिंपल टेक, ह्यूज इम्पैक्ट। सोचो जरा। इन शॉर्ट, द सुल्तानेट पीरियड एक ब्रिज की तरह काम किया। ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज जैसे कैवलरी वॉरफेयर, पर्शियन व्हील, ट्रू आर्चेस एंड डोम्स, स्पिनिंग व्हील और पेपर मेकिंग लेकर आया, जिसने इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर और इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली बदल दिया। 6. Golden Ages, Gupta and Chola gifts to India. अब हम कंपेयर करते हैं इंडिया के दो गोल्डन एजेस, गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड। हाँ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। यूपीएससी क्वेश्चन 2022. Discuss the main contributions of Gupta period and Chola period to Indian heritage and culture. Broad micro theme, kingdoms and highlights. तो गुप्ता एम्पायर करीब 320 to 550 सीई और चोला डायनेस्टी करीब 850 to 1279 सीई, दोनों को गोल्डन एजेस कहा जाता है क्योंकि इनमें आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस और सोसाइटी चलाने के तरीकों में इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स हुई। और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आज भी इंडिया की हेरिटेज का बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए देखते हैं वो अलग कैसे थे। पहले गुप्ता कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये एरा क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का पीक था। महान प्लेराइट कालिदासा और उनके फेमस वर्क अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में सोचिए। साइंस और मैथ्स में अमेजिंग एडवांसेस हुए, जैसे आर्यभट्टा का एस्ट्रोनॉमी में काम और जीरो का कॉन्सेप्ट। हाँ, और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल हब्स थ्राइव किए। आर्ट में उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर का नगरा स्टाइल डेवलप किया, जैसे दशावतार टेम्पल देवगढ़ और स्टनिंग अजंता केव पेंटिंग्स और आइकॉनिक बुद्धा स्कल्पचर्स बनाए। रॉक कट केव्स भी, जैसे उदयगिरी में। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समय जब पोएट्स, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट सब मास्टरपीसेस क्रिएट कर रहे थे। वो गुप्ता वाइब थी। अब चोला कॉन्ट्रीब्यूशंस पर आते हैं। हमने बात की आर्किटेक्चर की, ड्रविडियन स्टाइल का पीक बृहदेश्वरा टेम्पल, ब्रॉन्ज कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स टेक्निक नटराज, ग्रैंड टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस गंगाकोंडा चोलापुरम। एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो वो आगे थे। बिल्कुल, लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम्स और सभा नगरम सिस्टम्स एस्टैब्लिश किए। तमिल लिटरेचर को पेट्रोनाइज किया, जैसे त्रिमुराई, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, मैरीटाइम ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज साउथ ईस्ट एशिया के साथ। वाटर मैनेजमेंट, ग्रैंड अनिकुट, बहुत कुछ किया। ओके, अब गुप्ताज और चोलास पर क्विक क्वेश्चंस। 1. What was a major scientific contribution mentioned for the Gupta period? According to the answer. क्विक आंसर, सोर्स आर्यभट्टा के एस्ट्रोनॉमी में काम और जीरो के कॉन्सेप्ट के एडवांसमेंट को हाईलाइट करता है। 2. What administrative innovation is mentioned for the Chola period? याद रखना। क्विक आंसर, टेक्स्ट उनके सोफिस्टिकेटेड लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम्स और सभा नगरम एस्टैब्लिश करने का जिक्र करता है। 3. Give one famous art example from the Gupta period and one from the Chola period based on the text. थोड़ा सोच लो। क्विक आंसर, गुप्ता अजंता केव पेंटिंग्स, चोला नटराजा ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। इमेजिन कीजिए 1500 साल पहले कालिदास का प्ले परफॉर्म होते हुए देखना, या बृहदेश्वरा टेम्पल की ग्रैंड कोर्टयार्ड में भारतनाट्यम डांसर को देखना। आर्ट हमें टाइम के पार कनेक्ट करती है। सोचो जरा। इन शॉर्ट, बोथ गुप्ताज जो संस्कृत लिटरेचर, साइंस जैसे जीरो, नागरा टेम्पल्स, अजंता पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं, एंड चोलाज पीक ड्रविडियन टेम्पल्स जैसे बृहदेश्वरा, ब्रॉन्ज नटराजा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तमिल लिटरेचर के लिए गोल्डन एजेस रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने इंडियन हेरिटेज को अपने अपने यूनिक तरीकों से बहुत एनरिच किया। बुद्धिज्म्स लास्ट ग्रेट फ्लरिश इन इंडिया। चलिए अब ईस्टर्न इंडिया चलते हैं, पाला डायनेस्टी के समय में। पालाज, हाँ, बुद्धिज्म के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण दौर था। EUPSC question 2020. Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. Enumerate. Broad micro theme. Kingdoms and highlights. Okay, तो पाला डायनेस्टी roughly 750 to 1174 CE सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के अंदर बुद्धिज्म का लास्ट मेजर पीरियड मार्क करती है जब वो सच में बड़े स्केल पर थ्राइव किया।
स्पेशली बिहार बंगाल रीजन में। हाँ, पालास के अंडर बुद्धिस्ट आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, पर्टिकुलरली एक फॉर्म जिसे वज्रायाना या टैंत्रिक बुद्धिज्म कहते हैं, और अमेजिंग यूनिवर्सिटीज अपने हाई पॉइंट पर पहुंचे। इससे पहले कि बुद्धिज्म इंडिया में डिक्लाइन होना शुरू हुआ, उन्होंने बेसिकली बुद्धिस्ट लाइट को ब्राइटली जलाए रखा। उन्होंने ये किया कैसे? एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करना। उन्होंने फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइटलाइज किया और विक्रमशिला और ओडनतापुरी जैसी नई यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की। ये सिर्फ लोकल स्कूल्स नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंटरनेशनल सेंटर्स ऑफ लर्निंग बन गए, तिब्बत, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया जैसी जगहों से स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते हुए। इमेजिन कीजिए, नालंदा उस समय एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी टाउन जैसा रहा होगा। वाओ! इससे दारुम स्कॉलरली एक्सचेंजेस हुए। अतीसा डिपंकरा जैसे फेमस टीचर्स तिब्बत गए और वहां बुद्धिज्म को इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने ब्यूटीफुल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी प्रोड्यूस किए मिनिएचर पेंटिंग्स के साथ, एक यूनिक पाला आर्ट स्टाइल डेवलप करते हुए। ब्रॉन्ज कास्टिंग भी परफेक्ट हुई, मल्टी स्टोरी टेम्पल्स और विहारास बने। फिलॉसफी में भी कंट्रीब्यूशन था? हाँ, वज्राना टैंट्रिक बुद्धिज्म सिस्टमैटाइज्ड हुआ, बुद्धिस्ट लॉजिक में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हुए, हिंदू डेटीज भी बुद्धिस्ट पैंथियन में इंटीग्रेट हुए, और इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी था। ऐसी एशियन किंगडम से डिप्लोमैटिक रिलेशंस थे, बुद्धिज्म फैला, पाला आर्ट स्टाइल ने नेपाल, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया को इन्फ्लुएंस किया। Let's test your recall. 1. Which famous Buddhist universities were established or supported during the Pala period? Based on the text. क्विक आंसर, टेक्स्ट नालंदा, रिवाइटलाइज्ड, विक्रमशिला और ओदंतापुरी का नाम लेता है। 2. What were two key characteristics of Pala art mentioned in the source? अब बताओ। क्विक आंसर, सोर्स उनके ब्रॉन्ज कास्टिंग के परफेक्शन, एक्सक्विजिट स्कल्पचर्स बनाना और पाला स्कूल ऑफ आर्ट के डेवलपमेंट को हाईलाइट करता है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में डिस्टिंक्टिव मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। 3. Why is the Pala period considered a significant phase for Buddhism in India? समझें, क्विक आंसर, टेक्स्ट के अनुसार ये इंडिया में बुद्धिस्ट फ्लरिशिंग का लास्ट मेजर फेज था, जिसे ग्रेट लर्निंग सेंटर्स, नालंदा, इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स, यूनिक आर्ट फॉर्म्स, ब्रॉन्जेस, मिनिएचर्स, वज्रयाना फिलॉसफी का राइज और सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कैरेक्टराइज करते हैं। जरा सोचिए, नालंदा यूनिवर्सिटी हजारों स्टूडेंट्स और मंक्स से भरी हुई, अलग अलग देशों से आए हुए, सब फिलॉसफी डिबेट कर रहे हैं और मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं। कितनी वाइब्रेंट जगह रही होगी, सोचो जरा। इन शॉर्ट, द पाला पीरियड बुद्धिज्म का इंडिया में फाइनल मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिसे ग्रेट यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा, इन्फ्लुएंशियल ट्रैवलिंग स्कॉलर्स, ब्रॉन्ज और मिनिएचर पेंटिंग में एक यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल और वज्रयाना बुद्धिज्म के फ्लोरिशिंग ने मार्क किया। 8. गुप्ता कॉइन्स, द गोल्डन स्टैंडर्ड। हम वापस गुप्ताज पर आ रहे हैं, लेकिन इस बार फोकस कर रहे हैं एक छोटी सी मगर बहुत कुछ बताने वाली चीज पर, उनके कॉइन्स। गुप्ता न्यूमिज्मेटिक आर्ट वाकई कमाल थे। UPSC question 2017. How do you justify the view that the level of excellence of the Gupta numismatic art is not at all noticeable in later times? Broad micro theme, kingdoms and highlights. ये क्वेश्चन पूछता है कि गुप्ता कॉइन्स करीब 320 to 550 CE से को गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों माना जाता है, लिटरली और फिगरेटिवली। आर्ग्यूमेंट ये है कि उनके कॉइन्स में आर्टिस्टिक स्किल, टेक्निकल परफेक्शन और रिच मीनिंग का वो लेवल था जो इंडिया में बाद के पीरियड्स मैच नहीं कर पाए। क्या बात थी उनमें जो उन्हें इतना स्पेशल बनाती थी? ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन था। आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन, कॉइन्स पर सिर्फ जेनेरिक रूलर इमेजेस नहीं थीं, उनमें किंग्स डायनामिक पोजेस में दिखाए जाते थे, शायद तीर चलाते हुए आर्चर टाइप, घोड़े पर सवार हॉर्समैन टाइप, या शेर से लड़ते हुए लायन स्लेयर टाइप। हाँ, ये तो बहुत डिटेल लगता है। और डिटेल, एनाटॉमिकल एक्यूरेसी इतनी छोटी सी जगह पर अमेजिंग थी। टेक्निकल मास्टरी, वो हाई प्योरिटी गोल्ड जिसे दिनार्स कहते थे यूज करते थे, और उनके पास एडवांस्ड मिंटिंग टेक्निक्स थी। तो कॉइन्स की फिनिश बहुत ब्यूटीफुल होती थी, वेट प्रिसाइज होता था और डिजाइन सुपर इंट्रिकेट होते थे, जैसे अश्वमेधा हॉर्स सैक्रिफाइस का डिपिक्शन या गॉडेस लक्ष्मी। सिंबलिज्म का क्या? आइकॉनोग्राफिक इनोवेशन, सिंबल्स रैंडम नहीं थे, वो मीनिंग से भरे थे, रॉयल और रिलीजियस सिंबल्स को मिक्स करते हुए, अक्सर एलिगेंट संस्कृत इंस्क्रिप्शंस के साथ। गरुड़ा स्टैंडर्ड, पीकॉक मोटिव्स, कल्चरल सिंथेसिस दिखता है। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा कॉइन राजा की पावर, पाइटी और कल्चर के बारे में पूरी कहानी कह रहा है। Okay, quiz time. 1. What's an example of the artistic sophistication found on Gupta coins? अकॉर्डिंग टू द आंसर, क्विक आंसर, टेक्स्ट रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स का एग्जाम्पल देता है, जो वेरियस डायनामिक पोजेस जैसे आर्चर टाइप, हॉर्समैन टाइप में दिखाए गए हैं, एक्सेप्शनल एनाटॉमिकल एक्यूरेसी के साथ। 2. What technical mastery is evident in the making of Gupta coins? याद रखना। क्विक आंसर, सोर्स के अनुसार इसमें हाई प्योरिटी गोल्ड का यूज, एडवांस्ड मिंटिंग टेक्निक्स जो सुपीरियर फिनिश और प्रिसाइज वेट देती थी, और इंट्रिकेट डिजाइन डिटेल्स शामिल हैं। 3. Why did the quality of coins decline in the post-Gupta period? Give 2 reasons based on the text. थोड़ा सोच लो। क्विक आंसर, टेक्स्ट पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन,
जिससे स्टैंडर्ड्स पर कंट्रोल कम हुआ, और टेक्निकल रिग्रेशन जैसे लोअर क्वालिटी मेटल और सिंपलर डिजाइन्स को की रीजंस बताता है। इमेजिन कीजिए, आज एक गुप्ता गोल्ड कॉइन हाथ में लेना वो पैसे से ज्यादा आर्ट का एक मिनिएचर वर्क लगता है, हिस्ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा जो पास से मैसेज ला रहा है। सोचो जरा। इन शॉर्ट, गुप्ता कॉइन्स आर्टिस्टिक और टेक्निकल ब्रिलियंस की पीक पर पहुंचे। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, प्योर गोल्ड, फाइन डिटेल्स, रिच सिंबलिज्म। एक ऐसा लेवल जिसे बाद के टाइम्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक शिफ्ट्स और स्पेशलाइज्ड स्किल्स के पोटेंशियल लॉस के कारण हासिल करने में स्ट्रगल करते रहे। 9. चोलाज अगेन, व्हाई देयर टेम्पल्स वर द पीक। चोलास पर एक आखिरी नजर, स्पेसिफिकली इस बात पर कि उनकी आर्किटेक्चर को हाई वाटर मार्क क्यों माना जाता है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि उन्हें पीक क्यों कहते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन 2013, Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture. Discuss. ब्रॉड माइक्रो थीम्स, किंगडम्स एंड हाइलाइट्स। हमने चोलास के बारे में पहले भी बात की है, लेकिन ये क्वेश्चन सच में पूछता है कि क्यों उनके टेम्पल्स को एब्सोल्यूट पीक, बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है इंडियन टेम्पल एवोल्यूशन की पूरी कहानी में। की आइडिया ये है कि उन्होंने जो पहले आया था, जैसे पल्लवा स्टाइल, उसे लिया और बस परफेक्ट कर दिया, स्केल और इंजीनियरिंग में अपनी जीनियस इनोवेशंस जोड़कर। तो क्या चीज उन्हें हाई वाटरमार्क बनाती है? पहला, विमाना इवोल्यूशन। उन्होंने मेन टेम्पल टावर्स विमाना को इनक्रेडिबली टॉल और मल्टी टियर्ड बनाया, आसमान छूते हुए। हमने बृहदेश्वरा के 216 फीट विमाना का जिक्र किया, वो शेयर स्केल अनप्रेसिडेंटेड था। दूसरा, इंजीनियरिंग मार्वल। इन जायंट्स को ग्रेनाइट से बनाना, अक्सर बिना मोटार के, और बृहदेश्वरा के उस 80 टन कैपस्टोन जैसे मैसिव स्टोन्स को उठाना, इसके लिए उस समय की इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग नॉलेज चाहिए थी। उन्हें अपने युग के मास्टर बिल्डर समझिए। तीसरा, स्कल्पचरल एक्सीलेंस एंड इंटीग्रेशन। आर्ट सिर्फ दीवारों पर चिपकाई नहीं गई थी, वो स्ट्रक्चर में बुनी हुई थी। डिटेल्ड रिलीफ्स कहानियां कहते थे, और नटराजा जैसे आइकॉनिक ब्रॉन्जेस मंदिर के सीक्रेट स्पेस का हिस्सा थे। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर खूबसूरती से एक साथ काम करते थे। मल्टीपल फंक्शनल मंडपास, कॉन्सेंट्रिक एनक्लोजर वॉल्स जो प्रकारास के साथ ग्रैंड कॉम्प्लेक्सेस बनाते थे, जैसे गंगाईकोंडा चोलापुरम, और पूरे सेल्फ सस्टेन टेम्पल टाउन्स डेवलप किए, जैसे एरावेतेश्वरा टेम्पल। और इनका इम्पैक्ट टेम्पल्स पावरफुल इकोनॉमिक सेंटर्स बन गए देवाधाना सिस्टम के जरिए। लैंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट और कल्चरल सेंटर्स, म्यूजिक, डांस, वो रॉयल पावर के सिंबल्स थे। इंस्क्रिप्शंस में जीत दर्ज होती थी। उनका इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया तक फैला। Ready for the final set of questions? 1. How were Chola Vimanas different from and more advanced than earlier Pallava Vimanas? Based on the text. क्विक आंसर। सोर्स कहता है कि चोलाज ने विमानास को परफेक्ट किया, उन्हें बहुत ज्यादा टॉल, मल्टी टियर्ड और स्केल में ग्रैंड बनाकर पलावा स्ट्रक्चर्स में देखी गई बाउंड्रीज को पुश करते हुए। 2. Beyond being religious places, what other roles did Chola temples play? उनका और क्या रोल था? क्विक आंसर। टेक्स्ट के अनुसार वो मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स, लैंड मैनेज करना, लोगों को एम्प्लॉय करना, कल्चरल हब्स, म्यूजिक, डांस होस्ट करना, और किंग की अथॉरिटी और पेट्रनेज के पावरफुल सिंबल्स भी थे। 3. What's one main reason why Chola architecture is called a high watermark? थोड़ा सोच लो। क्विक आंसर। एक की रीजन जो हाईलाइट किया गया है वो है उनका द्रविडियन स्टाइल को परफेक्ट करना, मॉन्यूमेंटल स्केल हासिल करना, जैसे बृहदेश्वरा, एडवांस्ड इंजीनियरिंग दिखाना, और स्कल्पचर्स को आर्किटेक्चर के साथ ब्यूटीफुली इंटीग्रेट करना। जोर से बोलिए, बृहदेश्वरा टेम्पल। सिर्फ नाम बोलने से ही ग्रैंड लगता है, राइट? यही फीलिंग चोला हाई वाटरमार्क का एसेंस कैप्चर करती है। सोचो जरा। इन शॉर्ट, चोला आर्किटेक्चर एक पीक पर पहुंची क्योंकि उन्होंने द्रविडियन स्टाइल को टावरिंग विमानास के साथ परफेक्ट किया, अमेजिंग इंजीनियरिंग फीट्स हासिल किए, आर्ट को ब्यूटीफुली इंटीग्रेट किया, और इन्फ्लुएंशियल टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जो सिर्फ पूजा स्थलों से कहीं ज्यादा थे। समापन। क्या इनक्रेडिबल टूर था ये, सेंचुरीज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। हमने देखा कि कैसे आइडियाज, बिलीव्स और अलग अलग किंगडम्स के एम्बिशंस लिटरली पत्थर और मेटल में काव हो गए। हाँ, हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम आज था किंगडम्स एंड हाइलाइट्स। चलिए सुपर क्विक रिकैप करते हैं जो हमने कवर किया। फिलॉसफी एंड मॉन्यूमेंट्स, वास्तुशास्त्र और कॉस्मोलॉजी जैसे आइडियाज ने टेम्पल लेआउट्स को शेप किया, जबकि रसा थ्योरी ने स्कल्पचर्स में इमोशंस को इन्फ्लुएंस किया। चंदेला आर्ट, खजुराहो के स्कल्पचर्स ने पत्थर में एनर्जी और लाइफ फूंक दी, डायनामिज्म कैप्चर करते हुए। पल्लवास, उन्होंने साउथ में रॉक कट से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स तक शिफ्ट को पायोनियर किया, द्रविडियन स्टाइल की नींव रखते हुए। चोलास, आर्ट एंड आर्च, उन्होंने द्रविडियन स्टाइल को उसकी जेनिथ पर पहुंचाया, मैसिव टेम्पल्स जैसे बृहदेश्वरा के साथ और नटराजा के साथ ब्रॉन्ज कास्टिंग को परफेक्ट किया। सल्तनत टेक, इस पीरियड ने की टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की, जैसे कैवलरी टैक्टिक्स, पर्शियन व्हील, ट्रू आर्चेस, स्पिनिंग व्हील और पेपर, सोसाइटी को बदलते हुए। गुप्ता एंड चोला, हमने इन गोल्डन एजेस को कंपेयर किया, गुप्ताज संस्कृत लिट, साइंस, नागारा स्टाइल में एक्सेल करते हुए, और चोलाज द्रविडियन आर्किटेक्चर, ब्रॉन्जेस, लोकल गवर्नमेंट में। पाला बुद्धिज्म, ये इंडिया में बुद्धिज्म का लास्ट मेजर फ्लरिश था।
ग्रेट यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा, यूनिक आर्ट और वज्रयाना के राइज के साथ। गुप्ता कॉइन्स, उनके कॉइन्स आर्टिस्टिक और टेक्निकल क्वालिटी की अनमैच्ड पीक पर पहुंचे। चोला हाई वाटरमार्क, उनके टेम्पल्स टेम्पल एवोल्यूशन का पिनिकल रिप्रेजेंट करते हैं, स्केल, इंजीनियरिंग और आर्ट इंटीग्रेशन के कारण। फैंटास्टिक रिकैप। ऑलराइट, अब फाइनल रिकॉल चैलेंज का टाइम, अब थोड़ा टेस्ट हो जाए। 1. गिव वन एग्जांपल ऑफ इंडियन फिलॉसफी इन्फ्लुएंसिंग मॉन्यूमेंट डिजाइन। क्विक आंसर, वास्तुशास्त्र प्रिंसिपल्स, मंडला, वास्तुपुरुषा जो टेम्पल लेआउट गाइड करते हैं, या हिंदू कॉस्मोलॉजी, माउंट मेरू कॉन्सेप्ट जो टेम्पल हाइट, शिखर अविमाना इन्फ्लुएंस करती है। 2. Explain resilient vigor in Chandela sculptures in your own words. क्विक आंसर, इसका मतलब है कि स्कल्पचर्स डायनामिक एनर्जी, मूवमेंट और एक पावरफुल लाइफ फोर्स दिखाते हैं जिससे पत्थर के फिगर्स जिंदा और एनर्जेटिक लगते हैं। 3. What was the Palba's main architectural transition? क्विक आंसर, वो रॉक से टेम्पल कार्व करने, रॉक कट से ब्लॉक से टेम्पल बनाने, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की तरफ बढ़े। 4. What's the most famous artistic creation from the Chola period? क्विक आंसर, द चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, स्पेशली द नटराजा आइकॉन। 5. Name one agricultural technology introduced during the Sultanate period. क्विक आंसर, द पर्शियन व्हील राहत, इम्प्रूव्ड इरिगेशन के लिए। 6. Why are Gupta coins considered superior to later ones? Give one reason. क्विक आंसर, उनकी सुपीरियर आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन जैसे रियलिस्टिक डायनामिक पोर्ट्रेट्स के कारण और उनकी टेक्निकल मास्टरी, प्योर गोल्ड का यूज, एक्सीलेंट फिनिश। Great job. अब ये ट्राई कीजिए। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, इन सभी किंगडम्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखकर इंडियन हेरिटेज पर ओवरऑल मेन आइडिया क्या था? उन्होंने कलेक्टिवली इंडिया की कल्चर को इतना रिच कैसे बनाया? सोचो जरा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। रेडी फॉर अ क्विक चैलेंज। इमेजिन कीजिए आपको गुप्ता और चोला कॉन्ट्रीब्यूशंस के बीच मेन डिफरेंस किसी दोस्त को सिर्फ 2 मिनट में समझाना है। क्या आप कर सकते हैं? गो, किसी को ये सिखाओ, चाहे वो प्रिटेंडी क्यों ना हो। सोचो जरा। दैट्स अ गुड चैलेंज। तो ये थी हमारी आज की एक्सप्लोरेशन। हमने देखा कि कैसे इंडिया की हिस्ट्री लिटरली उसके लैंडस्केप्स में इनक्रेडिबल आर्ट और आर्किटेक्चर के थ्रू एच्ड है। देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए हमेशा, और कहानियां होती हैं डिस्कवर करने के लिए। बिल्कुल। अगली बार तक कीप लर्निंग।